रुको पुत्री, उसे मत छूना। ये तुम क्या कर रही हो? मैं तो बस ये जड़ी बूटी तोड़ रही थी बाबा जी। क्या मैंने ये जड़ी बूटी तोड़कर कोई गलती कर दी है? ये जड़ी बूटी नहीं है पुत्री, ये एक जहरीला पेड़ है। इसे छूते ही इसका जहर शरीर में फैल जाता है। क्या? लेकिन मैं तो इसे छू चुकी हूँ, तो क्या अब मैं मर जाऊंगी? अगर मैं मर गई तो मेरी चमेली का क्या होगा? वो तो बहुत बीमार और अकेली भी है। अब मैं क्या करूँ? पालमपुर नामक गांव में चंपा नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। चंपा के पास एक सफेद रंग की चमेली गाय थी, जिससे वो बहुत प्रेम करती थी। अरे चंपा, सुबह सुबह कहाँ चली जा रही है? तुझे खाने पीने का कोई होश भी है? अरे माँ, मैं बस गौशाला तक जा रही हूँ। पहले मैं अपनी चमेली को खाना खिलाऊंगी, फिर खुद कुछ खाऊंगी। तुम तो जानती हो, जब तक मैं अपनी चमेली को देख ना लूं, मेरा मन बेचैन रहता है। अरे लेकिन पहले कुछ खा तो ले। अरे ये लड़की भी ना जैसे चमेली के प्यार में पागल है। चंपा अब बिना कुछ सोचे सीधा चमेली के पास दौड़ कर जाती है। चमेली, मेरी प्यारी गाय, तुम भूखी होगी ना? ये लो, पेट भर के मजे से घास खाओ। तुम्हें खाना खाते हुए देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मेरा पेट भर रहा हो। चंपा चमेली को खाना खिलाकर घर के अंदर वापस आती है। आ गई तू? चल, अब तू भी जल्दी से कुछ खा ले। सुबह सुबह खाली पेट ही घर से निकल जाती है। ठीक है माँ। अब चंपा नाश्ता करके चमेली के पास जाती है। चलो चमेली, मैं तुम्हें सैर पर ले चलती हूँ। आज हम नदी, झरने, पहाड़ी, हर जगह की सैर करेंगे, है ना? चमेली गाय हाँ में जवाब देती है और अब दोनों बाहर सैर के लिए निकल जाती हैं। अरे वाह, आज कितना अच्छा मौसम है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। रंग बिरंगा इंद्रधनुष, कितना सुंदर नजारा है। चलो चमेली, अब तुम इस नदी में जाकर नहा लो। मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करती हूँ। इस सुहाने मौसम में तुम्हें नहाने में बहुत मजा आएगा। चंपा की बात सुनकर चमेली गाय नदी में नहाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद, चमेली, बस बहुत हो गया, अब नदी से बाहर आ जाओ। चंपा की बात मानकर अब चमेली गाय पानी से बाहर आती है। मेरी प्यारी चमेली, तुमने नहा लिया? नहाने के बाद तुम और भी प्यारी लगती हो। चलो अब घर चलते हैं। चंपा अब चमेली गाय को घर लेकर वापस जाती है। अगली सुबह, माँ, मैं चमेली को खाना देकर आती हूँ। चमेली, चमेली, देखो मैं आ गई। अरे चमेली, तुम्हारा शरीर इतना जल क्यों रहा है? और ये तुम्हारे शरीर पर लाल लाल दाने कैसे हैं? कल तक तो तुम बिल्कुल ठीक थी। माँ, माँ, जल्दी यहाँ आओ। क्या हुआ चंपा? तू इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही है? माँ देखो ना, चमेली को क्या हो गया है? अरे ये तो बहुत बीमार लग रही है, ऊपर से इसके शरीर पर ये दाने। तभी रामलाल वहाँ आता है। अरे चंपा, तुम्हारी गाय को ये क्या हो गया है? लगता है इसे छूत की बीमारी हो गई है। तुम एक काम करो, इसे जंगल में छोड़ आओ, वरना ये भयानक बीमारी हम सब गांव वालों को भी लग जाएगी। नहीं नहीं, चमेली को ऐसी कोई बीमारी नहीं हुई है। वो दरअसल कल चमेली ने नदी में नहाया था, इसलिए ये बीमार पड़ गई है। 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। तुम अपनी तसल्ली के लिए कुछ भी कह लो, लेकिन इसका ठीक होना अब नामुमकिन ही है। चंपा की गाय को छूत की बीमारी है। अब ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। अगली सुबह, अरे चंपा, गांव वालों ने बताया कि तेरी गाय को छूत की बीमारी हो गई है। क्या ये सच है? अगर ऐसा है तो इसे गांव से कहीं दूर छोड़ाओ, वरना ये बीमारी पूरे गांव में फैल जाएगी। नहीं, मैं चमेली को दर दर भटकने के लिए अकेला नहीं छोड़ सकती। चमेली यहीं मेरे साथ रहेगी। शांता, अब तुम ही इसे कुछ समझाओ। बेटी चंपा, सरला ठीक कह रही है, ये गाय अब तेरे लिए भी नुकसानदायक है। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। बेटी चंपा, तेरी और हम सब की भलाई इसी में है कि तू इसे जंगल छोड़कर आ, वरना हम सब गांव वाले तुझे और तेरी माँ को भी यहाँ नहीं रहने देंगे। हाँ, तुम्हारे कारण पूरा गांव बीमार हो जाएगा।
ये हम किसी भी हाल में नहीं होने दे सकते। ठीक है, लेकिन आप लोग मुझे पहले 3 दिन का समय दीजिए। मैं अपनी चमेली को ठीक कर दूंगी। अगर मैं इसे ठीक नहीं कर पाई तो मैं इसके साथ खुद ये गांव छोड़कर चली जाऊंगी। ठीक है बेटी, तू 3 दिन का समय ले ले, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, वरना गांव में सबको परेशानी हो जाएगी। गांव वाले ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अब चंपा वैद्य जी से जड़ी बूटी लेकर आती है और उसका रस चमेली को पिला देती है। साथ ही बची हुई जड़ी बूटी चमेली के शरीर पर लगा देती है। चमेली, मेरी प्यारी दोस्त, अब तुम देखना ये जड़ी बूटी तुम्हें कैसे ठीक करती है। जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी तो हम पहाड़ों की सैर पर चलेंगे। चमेली का इलाज करते हुए अब 3 दिन बीत जाते हैं। बेटी चंपा, आज 3 दिन हो गए। मैंने तुमसे कहा था ना कि ये बीमारी ठीक नहीं होती। अब तुम चुपचाप चमेली को जंगल छोड़ाओ, वरना गांव वाले इसके साथ साथ हमें भी गांव से निकाल देंगे। माँ, मैं अपनी चमेली को ऐसे दर दर भटकने के लिए नहीं छोड़ सकती। अभी शांति देवी और चंपा गौशाला के पास खड़ी होकर बातें ही कर रही थीं कि तभी वहाँ भोला आता है। बेटी चंपा, आज 3 दिन हो गए हैं, तेरी गाय ठीक हुई या नहीं? अरे, तेरी गाय तो अभी तक वैसी ही है। मेरी मान तो तू अब इसे जंगल छोड़ा। ये हम सब के लिए एक खतरा है। तुझे अपना किया वादा याद है ना? जी काका जी, मुझे अपना वादा अच्छी तरह याद है, लेकिन मैं चमेली को इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकती। इसलिए मैं चमेली को लेकर इस गांव से बहुत दूर चली जाऊंगी, जहां पर कोई भी बस्ती ना हो। मैं वहां अपनी प्यारी चमेली का इलाज करूंगी और मुझे पक्का यकीन है कि मेरी चमेली एक दिन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इस गाय के प्यार में कहीं तू अंधी तो नहीं हो गई है? तू इसे लेकर चली जाएगी तो मेरा क्या होगा? कान खोलकर अच्छी तरह सुन ले चंपा, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। माँ, जिस तरह तुम्हारा दिल दुखता है मुझसे दूर होकर, उसी तरह मेरा भी दिल दुखता है मेरी चमेली से दूर होकर। माँ, बस कुछ ही दिनों की बात तो है। मैं वादा करती हूँ, चमेली को ठीक करके मैं जल्दी वापस लौट आऊंगी। माँ, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने काम में सफल होकर वापस लौटूं। जीती रह बेटी, ईश्वर तेरी हर मनोकामना पूरी करे। अब चंपा चमेली गाय को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ती है। चमेली, मेरी प्यारी दोस्त, मैं जानती हूँ कि लोगों की बातों का तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा, पर तुम चिंता मत करो। जब तुम ठीक हो जाओगी ना तो सबका मुंह बंद हो जाएगा, कोई तुम्हें कुछ नहीं कह पाएगा। चमेली सर हिलाकर चंपा की बात का जवाब देती है। चमेली रुक जाओ, अब तुम पहले यहाँ की घास खा लो। ये घास काफी अच्छी लग रही है, तुम पेट भर कर खा लो, फिर हम कोई सुरक्षित जगह ढूंढकर वहीं रहेंगे। अब चमेली गाय जल्दी जल्दी घास खाती है। चंपा अब आगे बढ़ती है, तभी उसे एक गुफा नजर आती है। चमेली, वो देखो कितनी सुंदर गुफा है, चलो हम वहाँ चलते हैं। अगर वो गुफा खाली हुई तो हम दोनों फिर उसी में रहेंगे। चमेली, तुम इतनी बीमार हो गई हो कि तुमसे अब चला भी नहीं जा रहा है, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें जल्दी ही ठीक कर दूंगी। चंपा और चमेली अब गुफा के अंदर पहुंचती हैं। ये गुफा तो बिल्कुल खाली है, अब हम यहीं रहेंगे। थोड़ी देर बाद, चमेली, तुम्हें भूख लगी होगी ना, तुम यहीं बैठकर आराम करो, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लाती हूँ। इतना कहकर चंपा जंगल में फल तलाश करने चली जाती है। यहाँ तो सभी पेड़ सूखे पड़े हैं, यहाँ तो एक भी फल का पेड़ नहीं है। क्या करूँ? अब कहाँ से फल ढूंढूं? एक काम करती हूँ और अंदर जाकर देखती हूँ, शायद अंदर मुझे कोई फल का पेड़ मिल जाए। अब चंपा जंगल के थोड़ा और अंदर जाती है। अरे वाह, यहाँ तो कितने सारे फल के पेड़ हैं। अब मैं ढेर सारे फल तोड़कर चमेली के लिए ले जाऊंगी। ये फल खाकर चमेली खुश हो जाएगी। अब चंपा जल्दी जल्दी उन फलों को तोड़ लेती है और गुफा जाने के लिए निकल पड़ती है। अब जल्दी से गुफा में जाती हूँ और चमेली को ये फल खिलाती हूँ। वो खुश हो जाएगी। अब चंपा गुफा पहुँचती है और जाते ही वो देखती है कि एक खूंखार शेर ने चमेली को घेर रखा है। अरे बाप रे, ये तो एक शेर है और ये काफी भूखा भी लग रहा है। इस शेर ने चमेली को घेर लिया है। हाँ, मुझे कुछ करना होगा वरना ये चमेली को खा जाएगा। अब चंपा शेर के सामने आती है और कहती है,
अरे शेर जी, आप इस गाय को मत खाइए, वरना आप अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। इसे छूत की बीमारी है और इसकी वजह से ये बीमारी मुझे भी हो गई है। इसलिए गांव वालों ने मुझे और इस गाय को गांव से बाहर निकाल दिया है। मैं तुम्हारी बात का यकीन कैसे कर लूं? तुम बचने के लिए झूठ भी बोल सकती हो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। इसके शरीर पर देखिए कितने लाल लाल चकते हैं, और आपको फिर भी यकीन नहीं आ रहा है तो इसे छू कर देख सकते हैं। चमेली, आगे बढ़ो, शेर जी के पास जाओ। नहीं नहीं, मेरे पास मत आना। ना जाने कौन सी भयानक बीमारी लेकर टहल रही है। अगर मुझे लग गई तो मेरा तो जीवन ही चंद दिनों में खत्म हो जाएगा। दूर रहो मुझसे। इतना कहकर शेर वहाँ से उल्टे पांव भाग जाता है। देखा चमेली, वो शेर कितना डरपोक निकला, कैसे दुम दबाकर यहाँ से भाग गया। चमेली अब नम आंखों से चंपा को गले लगा लेती है। अरे चमेली, तुम डरो मत। मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम्हारा कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कितने अच्छे अच्छे फल लाई हूँ। लो, इन्हें खा लो। अच्छा, खाने पीने से तुम्हारी तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी। अब रात हो जाती है और दोनों उसी गुफा में फल खाकर सो जाती हैं। कुछ दिन इसी तरह गुजरते हैं। एक दिन चमेली चंपा को आवाजें देकर उठाती है। अरे चमेली, क्या हुआ? सुबह हो गई क्या? अरे हाँ, इतनी जल्दी सुबह हो गई। अब चमेली, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए जड़ी बूटी और फल लेकर आती हूँ। अब चंपा अपनी चमेली के लिए जड़ी बूटी और फल लेने जाती है। जड़ी बूटी कहाँ मिलेगी? हाँ, वो रही उस पर्वत पर। लेकिन वो पर्वत तो बहुत ऊंचा है, उस पर चढ़ना काफी मुश्किल है। कोई बात नहीं, मैं अपनी चमेली के लिए हर मुश्किल को पार कर जाऊंगी। चंपा ये सोचकर उस पर्वत पर चढ़ जाती है। हाँ, ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि मैं इस पर्वत पर सही सलामत चढ़ गई। चलो, अब जल्दी से जड़ी बूटी तोड़ लेती हूँ। चंपा बिना इधर उधर देखे जड़ी बूटी तोड़ने लगती है। तभी चंपा के पास एक साधु बाबा आते हैं। रुको पुत्री, उसे मत छूना। ये तुम क्या कर रही हो? मैं तो बस ये जड़ी बूटी तोड़ रही थी बाबा जी। क्या मैंने ये जड़ी बूटी तोड़कर कोई गलती कर दी है? ये जड़ी बूटी नहीं है पुत्री, ये एक जहरीला पेड़ है। इसे छूते ही इसका जहर शरीर में फैल जाता है। क्या? लेकिन मैं तो इसे छू चुकी हूँ, तो क्या मैं मर जाऊंगी? अगर मैं मर गई तो मेरी चमेली का ख्याल कौन रखेगा? वो तो बहुत बीमार और अकेली भी है। अब मैं क्या करूँ? इतना कहकर चंपा जोर जोर से रोने लगती है। रो नहीं पुत्री, ईश्वर ने जैसे हर समस्या का हल बनाया है, उसी तरह इस जहर को खत्म करने का भी रास्ता बनाया है। क्या सच में बाबा जी? हाँ पुत्री। लेकिन बाबा जी, आप पहले मेरे साथ मेरी चमेली के पास चलिए, इससे पहले कि मुझे कुछ हो जाए। अगर मुझे कुछ हो गया तो आप चमेली का ख्याल रखिएगा, आपका बहुत एहसान होगा। ठीक है पुत्री, चलो। अब साधु बाबा चंपा के साथ चमेली के पास पहुंचते हैं। बाबा जी, ये है मेरी प्यारी दोस्त, मैं इसी को लेकर इस जंगल में आई हूँ। चंपा अब सारी बात साधु बाबा को बताती है। बाबा जी, अगर मैं मर गई तो आप मेरी चमेली का ध्यान रखिएगा। पुत्री, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। पूरब दिशा में एक अमृत की नदी है। उस नदी का पानी पीने से हर तरह का जहर कट जाता है। अगर तुम भी उस नदी का अमृत पी लोगी तो तुम भी इस जहर से मुक्त हो जाओगी। बाबा जी, अब मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं उस नदी तक जा सकूं। जहर का असर अब मुझ पर तेजी से हो रहा है। मुझे लगता है कि अब मेरा समय आ गया है। चमेली, तुम अपना ख्याल रखना। चंपा ये कहकर बेहोश हो जाती है। हे ऊपर वाले, ये कैसी परीक्षा है? ये बेचारी तो अपनी गाय को बचाने आई थी, फिर भी इसके साथ ऐसा क्यों हुआ? इस बेचारी बच्ची पर दया कर और इसे बचा ले भगवान, बचा ले। साधु बाबा अभी ईश्वर से प्रार्थना कर ही रहे थे कि तभी चमेली बाबा जी का कलश उठाती है
और तेजी से पूरब दिशा में दौड़ती है। अरे चमेली, तुम कहाँ जा रही हो? लगता है ये उसी नदी को ढूंढने जा रही है। एक जानवर और इंसान के बीच इतना अधिक प्रेम तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। थोड़ी देर बाद चमेली अमृत से भरा कलश मुंह में दबाए वापस आती है। अरे वाह चमेली, तुमने तो कर दिखाया। लाओ, ये अमृत का पानी मुझे दो, मैं इसे पिलाता हूँ। अब साधु बाबा चंपा को अमृत का पानी पिलाते हैं और चंपा होश में आ जाती है। अरे, मैं जिंदा कैसे हो गई? मुझे तो लगा था कि मैं मर जाऊंगी, फिर मैं बच कैसे गई? अब साधु बाबा चंपा को सारी बात बताते हैं। मेरी प्यारी चमेली, तुम इतनी बीमार होते हुए भी मेरे लिए अमृत लेकर आई। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे तुम जैसी इतनी वफादार दोस्त मिली। इतना कहकर चंपा अपनी चमेली को गले से लगा लेती है। बाबा जी, क्या इस अमृत से मेरी चमेली भी ठीक हो सकती है? देखिए ना, ये कितनी ज्यादा बीमार पड़ गई है। हाँ पुत्री, ये अमृत हर बीमारी और परेशानी को दूर करता है। इसे तुम चमेली को पिला दो, फिर देखना ये कैसे स्वस्थ हो जाती है। अब चंपा वो बचा हुआ अमृत चमेली गाय को पिला देती है। कुछ ही देर में अब अमृत का असर होता है और चमेली गाय बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरी चमेली को ठीक कर दिया। बाबा जी, देखिए ना, मेरी चमेली पहले की तरह स्वस्थ हो गई। चमेली, मेरी प्यारी चमेली, तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो। अब हम दोनों वापस अपने गांव जाएंगे। अब चमेली भी खुशी खुशी इधर से उधर उछलने कूदने लगती है। पुत्री, मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो जानवरों के प्रति थोड़ी बहुत सहानुभूति दिखाते हैं, पर तुमने तो इसके लिए अपनी जान ही दांव पर लगा दी। तुम्हारे जितना प्रेम शायद ही कोई किसी से करता होगा। तुम एक बहुत ही वफादार दोस्त हो। शुक्रिया बाबा जी। साधु बाबा इतना कहकर वहाँ से चले जाते हैं। चमेली, आज मैं बहुत 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 खुश हूँ कि तुम पहले की तरह एकदम ठीक हो गई हो। चलो, अब हम अपने गांव चलते हैं। माँ के पास वापस चलते हैं। माँ हमारे बिना परेशान हो रही होगी। अब चंपा चमेली को लेकर अपने गांव वापस आती है। अरे अरे, देखो सब लोग, हमारी चंपा वापस आ गई है। चंपा, तुम्हारे बिना गांव एकदम सूना सूना सा हो गया था। हाँ चंपा, तुम सच में इस गांव की रौनक हो। वैसे चंपा, ये तुम्हारी गाय तो एकदम स्वस्थ लग रही है। क्या ये ठीक हो गई? हाँ, मैंने कहा तो था कि मेरी चमेली को छूत की बीमारी नहीं है, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। अब देखो, ये बिल्कुल ठीक हो गई। हाँ चंपा, तुमने चमेली गाय को ठीक करके खुद को सही साबित कर दिया। हम सब अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं। हमने तुम्हें जंगल जंगल भटकने के लिए छोड़ दिया था। हमें माफ कर दो। कोई बात नहीं, मेरी चमेली अब सही सलामत मेरे साथ है। मेरे लिए ये काफी है। मैंने आप सबको माफ किया। चंपा, तू पहले अपनी माँ से जाकर मिल। तेरे बिना उनका बहुत बुरा हाल हो गया है। ना वो कुछ खाती हैं, ना पीती हैं, बस बैठकर रोती रहती हैं। भोला काका, क्या आप सच कह रहे हैं? मैं अभी माँ के पास जाती हूँ। चंपा भागकर अपनी माँ के पास जाती है। माँ, माँ बाहर आओ, देखो हम आ गए। माँ जल्दी बाहर आओ, देखो चमेली भी एकदम ठीक हो गई है। चंपा की आवाज सुनते ही शांता देवी भागते हुए आंगन में आती है। बेटी चंपा, तू वापस आ गई। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? नहीं माँ, हम सच में वापस आ गए हैं। मैंने कहा था ना कि चमेली एकदम ठीक हो जाएगी। देखो, ये एकदम ठीक हो गई है, पहले की तरह। हाँ बेटी, तूने ठीक कहा था। चमेली तो पहले की तरह एकदम तंदुरुस्त हो गई है। अब हम इसका बहुत ख्याल रखेंगे और इसे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, चाहे कैसे भी हालात हो। शांता देवी की कमजोरी देखकर चंपा कहती है, माँ तुम इतनी कमजोर कैसे हो गई हो? क्या तुम खाना पीना नहीं खाती? मुझे भोला काका ने बताया है कि मैं जब से गई हूँ तुम अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हो। बेटी, तेरे साथ मेरी भूख प्यास सब चली गई थी। अब तू आ गई है ना, हम दोनों साथ बैठकर खाना खाएंगे। हाँ माँ, लेकिन आज खाना मैं बनाऊंगी, तुम बस बैठकर आराम करो। क्यों चमेली, ठीक कह रही हूँ ना?
चमेली गाय खुशी से हाँ में आवाज निकालती है। अब चंपा, चमेली और शांता देवी खुशी खुशी पहले की तरह एक साथ रहने लगती है। एक समय की बात है, हरिपुर नाम का एक सुंदर गांव था। उस गांव में लकड़हारा मंगल अपनी पत्नी बिंदिया के साथ रहा करता था। वैसे तो उनके घर में ज्यादा धन नहीं था, लेकिन फिर भी उनकी प्रसन्नता ही उनका सबसे बड़ा धन थी। दोनों मिलकर खूब मेहनत करते और अपनी जिंदगी गुजर बसर करते थे। सुनो जी, जरा जंगल से सूखी लकड़ी तो लेकर आओ। मैं भोजन कैसे बनाऊं घर में? ना ही कोई लकड़ी है, ना ही उपले। थोड़ी सी लकड़ी की व्यवस्था कर दोगे तो खाना जल्दी बन जाएगा। अरे हाँ हाँ भाग्यवान, तुम्हारी बात भला मैं टाल सकता हूँ क्या? तुम एक बार कहो तो बस अभी जाता हूँ और जंगल की सारी लकड़ी काट कर तुम्हारे कदमों में रख देता हूँ। बस बस, मुझे उतनी ही लकड़ी चाहिए जितनी मुझे जरूरत है। अब जल्दी जाओ, जरा बातें कम बनाया करो। मंगल ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और हंसता करता हुआ जंगल की तरफ निकल पड़ा। वह अपनी मस्ती में चला जा रहा था। तभी उसने देखा एक साधु जिनके हाथ में एक लकड़ी का बक्सा है। वो मंगल की तरफ बढ़ रहे थे। वह ठीक से नहीं चल पा रहे थे क्योंकि उन्हें चोट लगी थी। मुझे अब और नहीं चला जाता। इस बक्से की रक्षा करना। जब तक मैं लौट कर नहीं आ जाता, इसे अपने पास रखना। इसकी रक्षा करना तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य होगा। साधु ने बक्से को मंगल की तरफ बढ़ाया और स्वयं जमीन पर गिर गए। वह बेहोश हो गए। मंगल को कुछ समझ नहीं आया कि आगे वह क्या काम करे। इस प्रकार साधु को अकेले छोड़कर जाना ठीक नहीं था। हे ईश्वर, साधु महात्मा को इस प्रकार जंगल में अकेला छोड़कर जाना ठीक नहीं है और इस बक्से की जिम्मेदारी इन्होंने मुझे दे दी है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मंगल साधु महात्मा को अपने घर लेकर गया। उसने साधु महात्मा को बिस्तर पर लिटा दिया और अपनी पत्नी बिंदिया से साधु महात्मा की देखभाल करने को कहा। देखो बिंदिया, साधु महात्मा कुछ बोल नहीं रहे हैं। लगता है उनकी तबीयत खराब हो गई है। मैं अभी वैद्य जी को बुलाकर लाता हूँ। तुम इनके पास रहना और हाँ, इस बक्से का ध्यान रखना। यह कहकर मंगल वैद्य को बुलाने चला गया। मंगल जब वापस लौटा तब उसने देखा कि साधु अपनी जगह पर नहीं है। बिंदिया, मैंने तुझे कहा था साधु महात्मा का ध्यान रखना, और तू कहाँ चली गई थी? ना जाने साधु महात्मा अचानक कहाँ गायब हो गए। अरे, उन्हें अगर कुछ हो जाएगा तो उसका दोष हमें लगेगा। अब मैं तो बस उनके लिए पानी लेने के लिए गई थी क्योंकि वो बार बार पानी पानी कर रहे थे और इतने में तुम आ गए। मुझे तो लगता है ये कोई जादूगर था जो तुम्हें साधु के रूप में मूर्ख बनाकर चला गया। मैंने तुझे जो बक्सा दिया था वो कहाँ है? उसे लेकर जल्दी मेरे पास आ। शायद उससे हमें कुछ समझ आ जाए कि साधु महात्मा हमसे क्या कहना चाहते थे। बिंदिया बक्सा लेकर आती है। बिंदिया सोचती है कि इस बक्से में जरूर कुछ खजाना होगा, लेकिन मंगल जैसे ही बक्से को खोलता है, मंगल और बिंदिया दोनों के होश उड़ जाते हैं। हाँ, ये क्या है? मैंने तो सोचा था कि इसमें जरूर कोई बहुमूल्य खजाना होगा। तभी जाकर साधु महात्मा इस बक्से की रक्षा करने की बात कर रहे थे। इसमें तो साधारण सी गुड़िया है। जो भी हो, उसके पीछे कोई ना कोई रहस्य तो जरूर है। हमें इस बक्से की और इसमें पड़ी गुड़िया की रक्षा हर हाल में करनी होगी। क्या पता वो साधु लौट आएं और हमसे बक्सा मांगने लगे तो हम क्या करेंगे? मंगल उस बक्से को जमीन में गड्ढा बनाकर उसमें दबा देता है। लेकिन जब से मंगल के घर में वो बक्सा आया था, उसके साथ कुछ अजीब हो रहा था, क्योंकि अक्सर उसके घर के आसपास राजा के सैनिक नजर आते थे, मानो वह मंगल के घर पर नजर रख रहे हैं। सती नगर में राजकुमारी के अपहरण की सूचना भी जारी कर दी गई थी। तुमने सुना? नगर की राजकुमारी का किसी ने अपहरण कर लिया है। राजा राजकुमारी से कितना प्रेम करते हैं। ना जाने किस दुष्ट ने हमारी राजकुमारी को कष्ट देने का प्रयास किया है। राजा के 1000 दुश्मन होते हैं, कोई भी राजकुमारी का अपहरण कर सकता है। राजकुमारी की बात छोड़ो, हमें इस बक्से की रक्षा करनी है। मंगल बिंदिया को एक योजना बताता है। दोनों मिलकर एक नकली बक्सा तैयार करते हैं जो बिल्कुल असली बक्से जैसा था। देखो, लग रहा है ना बिल्कुल एक जैसा। अभी कोई बक्से की चोरी करने आएगा तो वो भी धोखा खा जाएगा।
हमें नकली बक्से को सामने रखना चाहिए ताकि चोर आसानी से इसे लेकर चले जाएं और असली वस्तु हमारे पास रह जाए। मंगल और बिंदिया असली बक्से को छुपा देते हैं और नकली बक्से को सामने रख देते हैं। आखिरकार एक दिन जब मंगल और बिंदिया बाजार से लौट रहे थे, तब उन्होंने देखा उनके घर में काफी ज्यादा तोड़ फोड़ मचाई गई है और घर से वह कीमती बक्सा भी गायब है। मंगल समझ गया कि घर में चोरी हुई है। लगता है किसी ने हमारे घर में आकर चोरी की है और तोड़ फोड़ मचाया है। लेकिन कमाल की बात है, घर का कोई कीमती सामान गायब नहीं हुआ है, बल्कि केवल वो बक्सा गायब हुआ है। तभी राजा के सैनिक वहाँ पर आ जाते हैं। हाँ, पकड़ लो इसे, यही है वो चोर, इसे किसी भी हाल में छोड़ना नहीं। ये राजा का सबसे बड़ा अपराधी है। यदि ये बच गया तो हम राजा को क्या जवाब देंगे? चोरी तो हमारे घर में हुई है और तुम लोग उल्टे मेरे पति को पकड़कर ले जाना चाहते हो। आखिर हमने क्या अपराध किया है? ऐसे कैसे तुम लोग मेरे पति को पकड़कर ले जा सकते हो? ये तो अब तुम्हें राजा के दरबार में चलकर ही पता लगेगा। मंगल का समय ठीक नहीं चल रहा है। अब देखना है कि इसे फांसी होती है या उम्र कैद। सैनिक की बातें सुनकर बिंदिया और मंगल दोनों बहुत ज्यादा डर गए। आखिरकार मंगल को राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। तो तुम ही हो वो चोर जिसने इस बक्से की चोरी की थी। लोहार, जल्दी से इस बक्से को खोलो और हमारी सबसे कीमती चीजें हमें लौटा दो। आप चिंता न करें महाराज, मेरी विद्या पर बिल्कुल शक न करें। मैं आपको आपकी कीमती चीज उसी रूप में लौटाऊंगा जिस रूप में आपने उसे खोया है। लोहार बक्से को अपनी हथौड़ी से तोड़ता है, लेकिन जैसे ही बक्सा खोलता है वह देखता है कि बक्से में कुछ नहीं है। महाराज, ये लकड़हारा हमें धोखा दे रहा है। इसने असली बक्से को कहीं छुपा दिया है, जबकि आपके सामने एक नकली बक्सा है और इसमें आपका कीमती सामान भी नहीं है। इस दुष्ट ने हमारी सबसे कीमती वस्तु को अपने पास रख लिया है। इस कारण हम इसे दंड देते हैं। इसे तुरंत फांसी पर चढ़ा दो, या तो तुम हमारी कीमती वस्तु हमें लौटा कर दो या हम तुम्हें फांसी पर चढ़ा देंगे। महाराज, मैं आपसे कुछ आवश्यक बात करना चाहता हूँ। आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप जो निर्णय करेंगे वो मुझे स्वीकार होगा। मेरी एक शर्त है कि मैं और आप अकेले में बात करेंगे। महाराज, ये एक अपराधी है, इसने चोरी की है। आपको अकेला पाकर आपकी हत्या न कर दे। मैं भी आपके साथ चलूंगा और इस दुष्ट की बातें सुनूंगा। नहीं महाराज, यदि आप मुझसे अकेले में बात नहीं कर सकते हैं तो इससे अच्छा है कि आप मुझे फांसी दे दें, किंतु मैं किसी अन्य के समक्ष अपनी बात नहीं रख सकता। राजा को मंगल की बातें सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। राजा समझ चुके थे कि मंगल चतुर है और निश्चित ही अगर वो राजा से अकेले में बात करेगा तो किसी न किसी रहस्य का पर्दाफाश होगा। आखिरकार राजा मंगल से अकेले में मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहो क्या बात है, तुम मुझसे इस प्रकार अकेले में क्यों मिलना चाहते थे? यदि कोई बात थी तो सबके सामने कहते। इस प्रकार एक राजा को अकेले में बुलाने का क्या मतलब है? महाराज, आप तक पहुंचने का मेरे पास अन्य कोई रास्ता नहीं था, इस कारण मैंने ये स्वांग रचा है। कृपया करके आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। राजा मंगल की बातों को ध्यान से सुनते हैं। मंगल राजा से कहता है कि असली बक्सा पूरी तरह से सुरक्षित है। सैनिक जी बक्से को लेकर आए हैं, वो उसके कलाकृति है और उसने एक नकली बक्सा तैयार किया। महाराज, मैं असली चोर को पकड़ना चाहता हूँ, इस कारण मैंने ये योजना बनाई है। कृपया करके आप मेरी एक बात मानिए। मंगल राजा को अपनी योजना बताता है और राजा पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। राजा राज दरबार में वापस आते हैं। हमने ये निर्णय लिया है कि मंगल को कल फांसी दी जाएगी। हमारी कीमती वस्तु का चोर पकड़ा जा चुका है, इसे किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। अरे, मुझे तो लगा था कि एक बार इस दुष्ट लकड़हारे से बात करने के बाद राजा इसे फांसी देने का अपना निर्णय बदल देंगे, लेकिन ये क्या, राजा तो अभी भी अपने फैसले पर अडिग हैं। राजा के फांसी के फैसले की बात सुनकर बिंदिया को बहुत बुरा लगता है।
महाराज से मंगल को छोड़ने की बात करती है, लेकिन राजा बिंदिया की कोई बात नहीं सुनते हैं और मंगल को फिर से कारावास में भेज दिया जाता है। उधर मंत्री गांव के एक व्यक्ति से मिलते हैं। मैंने तुमसे कहा था इस लकड़हारे के घर पर नजर रखना और पता लगाना कि इसने असली बक्से को कहाँ छुपा रखा है। यदि तुम अपना काम ठीक से करोगे तो तुम्हें नगर का सबसे धनवान व्यक्ति बना दिया जाएगा। लेकिन मंत्री जी, मैंने सुना है कि राजा मंगल को फांसी दे रहे हैं। इसका मतलब राजा को विश्वास है कि असली चोर मंगल है। फिर आप किस बात की चिंता कर रहे हैं? आपके रास्ते का कांटा तो खत्म हो चुका है। अब राजा उस बक्से की तलाश कभी नहीं करेंगे। राजा तलाश करें या ना करें, लेकिन हमें तो उस बक्से की तलाश करनी पड़ेगी। मुझे विश्वास है कि मंगल ने उस बक्से को घर में छुपा रखा है। हमें उसके घर जाना चाहिए। मंत्री और गांव का व्यक्ति दोनों चोर बनकर मंगल के घर जाते हैं ताकि वो असली बक्से की तलाश कर सके। उधर बिंदिया सोने का नाटक कर रही होती है। जैसे ही दो चोर बिंदिया के घर में घुसते हैं। अच्छा, तो यही है वो जो असली बक्से की तलाश कर रही है। अभी बताती हूँ इन्हें, इनको आज मैं छोड़ूंगी नहीं। बिंदिया हाथ में डंडा लिए हुए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। चोर चोर चोर, मेरे घर में चोर आया। बिंदिया डंडे से दोनों की धुलाई करती है। उधर राजा और उसके सैनिक बिंदिया के घर के बाहर छुपे होते हैं। सभी बिंदिया के घर पहुंचते हैं। जरा इनका चेहरा तो दिखाओ, कौन है ये जिन्हें असली बक्से की इतनी जरूरत है? जल्दी से इनका पर्दाफाश करो। सैनिक जैसे ही मंत्री और चोर के ऊपर से कपड़ा हटाते हैं, राजा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मंत्री, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम ऐसा कर सकते हो। तुम्हें आखिर उस बक्से की क्या जरूरत थी? तुमने मेरे विश्वास को क्यों छला है? बताओ। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं लालच में अंधा हो गया था। दरअसल मुझे ये कार्य एक तांत्रिक ने दिया था। मुझसे वादा किया था कि वो मुझे शक्तियाँ प्रदान करेगा अगर मैं असली बक्सा उसे दे दूंगा। राजा मंत्री और उसके साथी दोनों को कारागार में डाल देते हैं। बिंदिया राजा को असली बक्सा देती है। राजा उसे बक्से में पड़ी गुड़िया को देखकर रोने लगते हैं। मेरी बेटी, मेरी बेटी, मैं जानता था जिसने तुम्हारा अपहरण किया है उसने तुम्हें इस प्रकार कैद कर दिया है कि मैं तुम्हें वापस से प्राप्त न कर सकूं। लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं तुम्हें फिर से इंसानी रूप में देख सकूंगा। राजा मंगल को कारावास से बाहर निकाल देते हैं और उसकी सूझबूझ की तारीफ करते हैं। क्षमा करें महाराज, लेकिन राजकुमारी का ये हाल किसने किया है? कौन है वो जिसने राजकुमारी को इस प्रकार गुड़िया बना दिया है? कुछ समय पहले की बात है जब मैं और मेरी बेटी राजकुमारी नंदिनी वन विहार के लिए गए थे। पिताजी देखिए, यहाँ आकर कितना अच्छा लग रहा है। आप तो राजकाज में व्यस्त रहते हैं। आपके पास अपनी प्यारी बेटी के लिए समय नहीं है। मेरी बेटी, राजा हूँ ना, इतना सरल नहीं है। लेकिन फिर भी देखो, तुम्हारे कहने पर मैंने समय निकाल ही लिया। तभी राजा और राजकुमारी देखते हैं कि सामने दो व्यक्ति आपस में लड़ाई कर रहे हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर तलवार से वार कर रहा है। पिताजी ये देखिए, ये दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं। हमें नहीं रोकना चाहिए। चलिए पिताजी, नहीं तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जान ले लेगा। राजा और राजकुमारी जैसे ही उन दोनों के नजदीक पहुंचते हैं और उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं, वो आदमी एक तांत्रिक के रूप में बदल जाता है और दूसरा आदमी तांत्रिक के सेवक के रूप में बदल जाता है। अब मेरी वर्षों की इच्छा पूर्ण होगी। राजकुमारी का बलिदान होगा और मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगा। राजा, यदि अपनी सुरक्षा चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। रुक जाओ, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। यदि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना है तो मुझे पहुंचाओ। मेरी बेटी को छोड़ दो। तांत्रिक अपनी शक्ति का प्रयोग करता है और राजकुमारी को गुड़िया बनाकर एक बक्से में बंद कर देता है।
मेरी बेटी को छोड़ दो, मुझे मेरी बेटी लौटा दो, लौटा दो। राजा रोने लगते हैं। तांत्रिक उन्हें अपनी शक्तियों से बेहोश कर देता है और बक्से को लेकर गुफा में चला जाता है। जब मेरी आंखें खुली तब मैं राजमहल में था और अपनी बेटी को खो चुका था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर एक दिन मैंने तुम्हें वो बक्सा ले जाते हुए देखा। मैंने सोचा शायद तुम वही तांत्रिक हो जो मेरी बेटी को नुकसान पहुंचा सकते हो। इसी कारण मेरे सैनिक तुम्हारे ऊपर नजर रखते थे। महाराज, तो फिर वो साधु कौन था जिसने मुझे ये बक्सा दिया था? वो तो अवश्य ही कोई भला मनुष्य लग रहा था जिसने राजकुमारी की रक्षा की। तभी वहाँ पर राजगुरु आते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि मैं था। मैंने जब सुना कि राजकुमारी तांत्रिक की कैद में है तो मैं स्वयं को रोक न सका। यदि मैं राजा से मिलने आता तो बहुत अधिक समय व्यर्थ होता। इसी कारण मैं सबसे पहले उस स्थान पर पहुंचा जहां पर तांत्रिक बलिदान की तैयारी कर रहा था। रुक जा दोस्त, मैं तुझे राजकुमारी का बलिदान नहीं देने दूंगा। तू इस कार्य में कभी सफल नहीं हो सकता। आज मैं तेरे प्राण ले लूंगा। पहले तुम मेरी शक्तियों का सामना करो। राजकुमारी का बलिदान तो होकर रहेगा। आज मुझे शक्तिशाली बनने से कोई नहीं रोक सकता। तांत्रिक ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके साधु को घायल कर दिया, लेकिन साधु ने हार नहीं मानी और बक्सा लेकर वह गुफा से निकल पड़े। थोड़ी दूर तक तांत्रिक ने साधु का पीछा किया, लेकिन वह उन्हें पकड़ न सका। साधु महात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बेटी के कारण अपनी स्वयं की जान को खतरे में डाल दिया। मैं जानता हूँ वो तांत्रिक बहुत खतरनाक है, वो कुछ भी कर सकता था। महाराज, यदि राजकुमारी का बलिदान हो जाता तो ये पूरा राज्य नष्ट हो जाता और एक राजगुरु होने के नाते मैं कभी नहीं चाहूंगा कि हमारा पूरा राज्य नष्ट हो जाए। साधु महात्मा, मेरी बेटी को फिर से जीवन दान दे दीजिए। केवल आप ही उसे फिर से मनुष्य बना सकते हैं। ये एक पिता की प्रार्थना है साधु महाराज। साधु महात्मा राजकुमारी को फिर से मनुष्य बना देते हैं। राजकुमारी को फिर से मनुष्य रूप में पाकर राजा बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद लकड़हारे। आज तुम्हारे कारण राजकुमारी फिर से मनुष्य रूप में वापस लौट आई हैं। तुम ना होते तो ये कभी ना होता। महाराज, ये तो मेरा कर्तव्य था। हम गरीब लोग हैं, ईमानदारी ही हमारा सबसे असली गहना होता है महाराज। हम तुम्हारी चतुराई और ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हैं। इस कारण हम तुम्हें राज्य का खजांची बनाते हैं। हमारे दरबार की शोभा बढ़ाओ। तुम और तुम्हारी पत्नी आज के बाद राजमहल में रहेंगे। राजा मंगल और उसकी पत्नी बिंदिया को राज्य में उच्च पद और सम्मान देते हैं। वह दोनों राजमहल में रहने लगते हैं।